सुबह जब तारा विवेक की बाहों के आलिंगन से निकलकर बाहर आई तो विवेक के प्रति उसके मन में बसी सारी भ्रांतियां इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थी। तारा अब एक नई सुबह की किरणों के साथ जीवन के नए सपने बुनने लगी थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि कैसे एक अनजाने डर ने उसे शादी के बाद भी 6 महीनों तक प्यार के इन सुनहरे पलों से वंचित रखा। सुहागरात के दिन उसने विवेक को एक अनोखी शर्त में बांध दिया था और उसे लगातार परखती रही थी। इस शर्त के चलते दोनों एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की ठंडी हवा तारा के भीतर उमड़ती भावनाओं को नई ऊर्जा दे रही थी। उसकी नैसर्गिक खूबसूरती पर एक अनोखी चमक थी जो पिछले 6 महीनों में पहली बार नजर आई। इन सुखद अनुभवों के साथ तारा अपने अतीत की कड़वी यादों में खो गई, जिनकी वजह से वह घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर रही थी। 2 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी तारा अपने माता पिता की लाडली थी। बचपन से ही उसकी हर इच्छा पूरी की जाती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे पता ही नहीं चला। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। मम्मी पापा उसकी हर खुशी का ध्यान रखते और वह भी उनकी हर बात को पूरे मन से मानती। स्नातक की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी करने के बाद एक दिन मम्मी ने उससे पूछा, आगे क्या इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस मस्ती करूंगी, तारा ने चहकते हुए जवाब दिया। मस्ती की बच्ची, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी कर दूं, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों मुझे अभी से अपने से दूर करना चाहती हो? तारा ने रोआसी सूरत बनाकर मम्मी को गले लगा लिया। तो फिर कोई नौकरी कर लो, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे, मम्मी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा। नौकरी? ठीक है मम्मी, मैं आज से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ, तारा ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने में नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाऊंगी, मम्मी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी के जाते ही तारा सोच में पड़ गई। उसने अखबार उठाया और रिक्तियों के कॉलम को देखा। उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी जिसमें राज्य सरकार में परियोजना सहायक के लिए स्नातक और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण उम्मीदवार की आवश्यकता थी। यह देखते ही तारा का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत आवेदन कर दिया। कुछ दिनों बाद साक्षात्कार का बुलावा आया। तारा पापा के साथ साक्षात्कार देने पहुंची। साक्षात्कार अच्छा हुआ और उसे कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई। उसने तुरंत यह अवसर स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि कम से कम 1-2 साल शादी के झंझट से बचा जा सकेगा। थोड़ी ही समय में नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तारा ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था जिसमें सोमवार से शनिवार तक नौकरी के चलते वह व्यस्त रहती, फिर एक दिन की छुट्टी मिलती। इसलिए शनिवार आते ही तारा अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर दोपहर में ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ पहुंच जाती, फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर जाकर सीधे ऑफिस जाती। यही उसकी साप्ताहिक दिनचर्या बन चुकी थी। तारा अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं कर पाती थी। इस कारण उसके जीवन में एक अजीब सा अकेलापन या खालीपन आ गया था जिसे वह चाह कर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर और स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह हमेशा सबकी नजरों में रहती थी। एक दिन उसके वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी ने उससे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में ऐसी बातें अक्सर होती ही रहती हैं। अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें न करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है, अगर हो सके तो जल्दी शादी कर लो और सबका मुंह बंद कर दो। रमेश जी की बात सुनकर तारा दंग रह गई। उसे यह समझ में नहीं आया कि जो लोग उसके सामने मीठी मीठी बातें करते थे वे उसके बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे सोच सकते हैं। फिर भी वह शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी से बचने के लिए तो वह इतनी कष्टपूर्ण जिंदगी जी रही थी। लेकिन आखिरकार समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा जोर पकड़ने लगी। पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकारी विवेक से उसकी शादी तय कर दी और कहा कि अगर वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता सकती है। अब तारा बुरी तरह फंस चुकी थी और उसे आखिरकार हाँ करनी पड़ी। शादी की तारीख तय हो गई और मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ।
जब शादी का दिन नजदीक आया तो तारा 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गई और शादी की तैयारियों में जुट गई। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि यह घर की पहली शादी थी। भाई रोहन और बहन बबली हमेशा भागते दौड़ते व्यस्त नजर आते थे और घर में जीजाजी आने की खुशी में दोनों बेहद खुश थे। एक दिन तारा के मोबाइल पर विवेक का फोन आया। फोन उठाते ही विवेक की आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ तारा, तुम्हारे लिए साड़ियां और गहने खरीदने बाजार चलना है। तारा को एक झटका सा लगा क्योंकि विवेक ने शादी तय होने के बाद से अब तक एक बार भी फोन नहीं किया था। अब जब पहली बार फोन किया था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई एहसान कर रहा हो। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस यह कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर सहारागंज पहुंचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहां मिलूंगा। यह कहकर विवेक ने फोन काट दिया। विवेक की बेरुखी तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और जल्दी से तैयार होकर ऑटो पकड़कर सहारागंज पहुंच गई। विवेक वहां मिल गया। यह उनकी पहली मुलाकात थी, बिना किसी औपचारिकता के और न ही कोई प्यार भरी बातें। विवेक ने कोई खास बातें नहीं की, बस कहा चलो, और दोनों हजरतगंज में खरीदारी करने निकल पड़े। तारा को दोस्तों से शादी के पहले मुलाकातों के रोमांटिक किस्से सुनने का मौका मिला था, लेकिन विवेक के व्यवहार ने उसे चौंका दिया। वह उम्मीद नहीं कर रही थी कि विवेक इतना बेरुखा होगा। खरीदारी के दौरान विवेक अपनी पसंद तारा पर लादता रहा और वही खरीदा जो उसे पसंद था। तारा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, बस विवेक के साथ चलती रही। खरीदारी के बाद विवेक उसे ऑटो में बैठाकर चला गया, बिना कोई औपचारिकता किए और बिना प्यार की कोई बात किए। तारा को लगा कि विवेक सचमुच रोमांटिक नहीं है और उसे तारा की पसंद का कोई ख्याल नहीं है। इसके बारे में सोचते हुए उसके मन में विवेक के प्रति कड़वाहट बढ़ गई। उसे डर था कि विवेक के परिवार वाले भी ऐसे ही होंगे और वह उनके साथ सामंजस्य कैसे बना पाएगी। लेकिन अब शादी नजदीक थी और वह घर में कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मम्मी पापा ने बड़े अरमानों से अपनी सारी जमापूंजी इस शादी में लगा दी ताकि वर पक्ष को कोई शिकायत न हो। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक रोता रहा और तारा भरे मन से ससुराल पहुंच गई। उसकी उम्मीदों के विपरीत ससुराल वालों ने पलके बिछाकर उसका स्वागत किया और फिर शादी के बाद की रस्में शुरू हुईं। शादी से पहले विवेक से हुई मुलाकात ने तारा के दिल में कड़वी यादें छोड़ दी थी, जिन्हें भुलाना उसके लिए मुश्किल था। वह दिन भर यही सोचती रही कि जो प्यार की मिठास पहली मुलाकात से घुलनी चाहिए थी, वह कड़वाहट में बदल गई और इसके बजाय दिलों के बीच की दूरी बढ़ गई। तारा का दिल बार बार यही सोचने में उलझा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकता, उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता पाएगी। रस्मों के बीच रात काफी हो चुकी थी और रिश्तेदार घर लौट चुके थे। अब विवेक की भाभी ने तारा को छेड़ते हुए सुहागरात के लिए उसे कमरे में भेज दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। तारा अंदर ही अंदर बेचैन थी, सोचते हुए कि अगर वह ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रही है जिसे उसके प्रति कोई सच्चा प्यार नहीं है, तो वह अपना सर्वस्व कैसे सौंप सकती है। हिंदू परंपरा के अनुसार शादी के बाद अब विवेक का हक था और वह उसे कैसे रोक सकती थी। ये विचार आते ही उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। इधर विवेक के कुछ दोस्त उसे घेरकर पहली रात के लिए सलाह दे रहे थे और विवेक रोमांचित होकर सुहागरात के सपनों में खोया हुआ था। देर रात दोस्तों ने विवेक को कमरे में भेज दिया और खुद अपने अपने घर चले गए। विवेक के चेहरे पर उत्तेजना की लहर साफ नजर आ रही थी, लेकिन शर्म, संकोच और पारिवारिक मूल्यों की जंजीरों ने जैसे उसके कदम रोक दिए। धीरे धीरे वह कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। तारा बिस्तर पर सिमटी हुई सकुचाई सी बैठी थी, लेकिन उसने मन ही मन एक दृढ़ फैसला कर लिया था। विवेक ने सबसे पहले तारा का घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखकर कहा, तारा, आज तुम सचमुच चांद सी लग रही हो। आज से मैं तुम्हें चंदा कहूंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? विवेक की बातें तारा के मन में कड़वाहट के चलते जैसे सुनाई ही नहीं दी। विवेक बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन तारा खुद में खोई रही।
यह सोचते हुए कि वह विवेक को कैसे अपने दिल की बात कह पाएगी। तभी विवेक को शरारत सूझी और दोस्तों की सलाह के अनुसार उसने अपना हाथ तारा के कंधे पर रखा और धीरे धीरे उसे नीचे की ओर सरकाने लगा। जैसे ही विवेक का हाथ नीचे आया, तारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको विवेक। यह सुनते ही विवेक को चौंक सा गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सुहागरात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा। लेकिन धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है चंदा? तारा ने गहरी सांस ली और कहा, विवेक, शायद यह समय अभी सही नहीं है, क्योंकि हम अभी तक एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। ऐसे में मैं खुद को तुम्हें सौंप नहीं सकती। उसने आगे कहा, आज मैंने फैसला किया है कि हम 1 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। इस 1 साल के दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझने की कोशिश करूंगी और समर्पण के साथ तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारी साथी बनूंगी। तुम भी मेरे परिवार के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। 1 साल बाद अगर हमारा विश्वास अडिग रहा तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं। मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपकर पछतावा नहीं करना चाहती। जैसे कोई शख्स बदले की भावना से प्रेरित होकर बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है और फिर लंबी सांस लेता है, कुछ वैसे ही तारा ने एक ही सांस में अपना दिल विवेक को उंडेल दिया। तारा की बातें सुनकर विवेक अवाक रह गया। वह न कुछ कह सका न सुन सका। उसने हाथ ऐसे हटाया जैसे बिजली का करंट लग गया हो। कुछ पल चुप रहकर विवेक ने बेहतर समझा कि वह कुछ न कहे और चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो विवेक की भाभी ने उन्हें छेड़ा, लेकिन दोनों ने भी इस बात का संकेत नहीं दिया कि उनके बीच कुछ हुआ है। तारा इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए घर के काम में लग गई और धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य उसकी आदतों में घुल मिल गए, लेकिन विवेक के प्रति उसकी कड़वाहट वैसी की वैसी रही। दिन भर सब कुछ ठीक चलता था, लेकिन रात होते ही न सिर्फ उनके बिस्तरों के बीच बल्कि दिलों के बीच भी दूरी महसूस होने लगती। विवेक ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलता रहता। खेल के बहाने वह कभी कभी तारा के शरीर से छेड़छाड़ भी कर देता। हालांकि विवेक को छूते ही तारा को जैसे करंट सा लग जाता, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी। इसी बीच तारा कई बार अपने मायके भी गई और विवेक को साथ ले आई। विवेक उसे वहां छोड़ आता, लेकिन ज्यादा देर रुकता नहीं था। वह रोहन और बबली से भी ज्यादा बातें नहीं करता था और मम्मी पापा से भी औपचारिक ही रहता था। 1 से 2 दिन रुकने के बाद विवेक तारा को वापस ससुराल ले आता। विवेक का यह व्यवहार तारा को पसंद नहीं आया और उसकी कड़वाहट और बढ़ गई। छुट्टियां खत्म होने के बाद तारा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सहकर्मियों ने उसे बधाई दी, लेकिन तारा ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन अपना काम करने लगी। दिन भर ऑफिस में समय बीतता था, लेकिन रात को तारा के मन में कई सवाल उठते थे कि कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या वह इस रिश्ते से मुक्ति ले सकती है जिसमें न तो पति का उसके प्रति कोई प्यार है, न ही परिवार के लिए कोई झुकाव? वह खुद से लड़ती रहती थी, लेकिन वह अपना दुख किससे बांटे? जब दोस्त उसकी सुहागरात के बारे में सवाल करते और छेड़ते तो तारा उन्हें बनावटी कहानियां सुनाकर शांत कर देती। इसी दौरान विवेक से फोन पर बातें होती रहीं, लेकिन रिश्तों की कड़वाहट साफ महसूस होती थी। इस बीच तारा कई बार लखनऊ भी आई और सीधे ससुराल गई, बिना यह जताए कि विवेक और उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह पूरी लगन से सास-ससुर की सेवा करती और बच्चों के साथ खेलती। घर के सभी लोग उसके व्यवहार से खुश थे, लेकिन रात होते ही विवेक के कमरे में शांति छा जाती थी। विवेक ने कभी उसे छूने या एक ही बिस्तर पर सोने के लिए दबाव नहीं डाला। तारा हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह उसने विवेक के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह विवेक भी उसके परिवार को अपनाए और उनके सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने विवेक की पसंद नापसंद को जानने का प्रयास किया और फिर खुद को उसके अनुसार ढालना शुरू किया। जब उसे पता चला कि विवेक को डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसने ऑफिस के बाद डांस और म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि किसी खास मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और वह मौका जल्दी ही आ गया। विवेक के चाचा के बेटे की शादी में तारा ने बच्चों के साथ डांस किया और मस्ती की। विवेक को यह सब बहुत अच्छा लगा,
लेकिन वह हमेशा यही सोचता रहा कि तारा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। विवेक का जन्मदिन करीब आ रहा था और तारा ने उसके लिए एक और सरप्राइज प्लान किया था। उसने पहले से ही घर के सभी सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्तरां में भेज दिया। विवेक यही सोच रहा था कि तारा ने आज तक उसे जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। हर साल सभी को उसका जन्मदिन याद रहता था, लेकिन आज अचानक घर के लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे। तभी तारा ने कहा, विवेक, मेरी सहेली प्रेरणा ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। विवेक बिना सवाल किए तारा को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। जब वे रेस्तरां पहुंचे, तारा ने विवेक से कहा, चलो यहाँ कॉफी पीते हैं, यहाँ की कॉफी बहुत टेस्टी है। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद जब दोनों इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से सभी बच्चों ने शोर मचाते हुए विवेक को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू विवेक चाचा। अब विवेक को समझ आया कि वह शांति का कारण क्या था। सभी परिवार वाले इकट्ठा हो चुके थे और सबने खूब एंजॉय किया। विवेक बहुत खुश था। इस घटना ने उसके दिल में तारा के लिए और भी प्रेम बढ़ा दिया। हालांकि अब वह सोचने लगा कि वह तारा को कैसे खुश कर सकता है ताकि उसके मन का द्वेष मिटे और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सकें। शादी के 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन तारा अब तक उसके करीब नहीं आई थी। तारा का जन्मदिन करीब था और विवेक ने सोचा कि वह तारा का जन्मदिन धूमधाम से मनाएगा, इस बार कानपुर जाकर। वह बिना बताए तारा के घर सुबह पहुंचा और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिर बोला, आज छुट्टी ले लो, हम कहीं घूमने चलते हैं। तारा ने जवाब दिया, नहीं विवेक, ऑफिस में बहुत काम है और मैंने पहले से छुट्टी नहीं ली है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर तक काम खत्म कर लूं और आधे दिन की छुट्टी ले लूं। विवेक का कानपुर आना तारा को चौंका गया और ऑफिस में वह यही सोचती रही कि कहीं यह विवेक की कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि वह यहाँ अकेले रहती है और वह इसका फायदा उठाना चाहता हो। फिर भी तारा ने वादा निभाया और दोपहर को छुट्टी लेकर घर आई। तैयार होकर विवेक के साथ निकल पड़ी। विवेक ने दिन भर घूमने के बाद शाम को डिनर करने का प्लान बनाया और फिर लखनऊ लौटने का कहा। तारा ने खुशी खुशी हाँ कर दी और मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ, आज तो बच गई। कुछ ही दिन में सर्दियां शुरू हो गईं और रात को स्कूटी चलाने के कारण तारा को वायरल फीवर हो गया। जब उसने विवेक को इस बारे में बताया तो वह तुरंत कानपुर पहुंचा और तारा को बड़े प्यार से घर लेकर आया। उसे डॉक्टर के पास भी ले गया। विवेक के चेहरे की घबराहट तारा ने साफ महसूस की और उसे यह एहसास हुआ कि विवेक उसकी चिंता करता है। वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन भर तारा के पास ही बैठा रहा और रात को सबके जाने के बाद सोफे पर सोने चला गया। विवेक की देखभाल से तारा जल्दी ठीक हो गई और जब वह कानपुर जाने के लिए तैयार हुई तो विवेक ने कहा, अभी नहीं, तुम काफी कमजोर हो गई हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर जाना। तारा इस प्यार भरे अनुरोध को टाल नहीं सकी और अगले दिन विवेक उसे मम्मी पापा से मिलाने ले गया। इस दौरान तारा ने देखा कि विवेक बबली और रोहन के साथ काफी घुल मिल गया था और मम्मी पापा के साथ भी वह बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा था। तारा ने विवेक के चेहरे पर यह बदलाव साफ महसूस किया, लेकिन उसने तय किया कि अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, वह उसे पूरा 1 साल परखेगी और तभी दिल से अपनाएगी। 2 दिन वहां रुकने के बाद विवेक तारा को लेकर वापस अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण विवेक को सर्दी लग गई, लेकिन उसने तारा को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। तारा विवेक में आए बदलाव से बहुत खुश थी और सुनहरे भविष्य के सपने बुनते बुनते वह सो गई। रात को अचानक जोर जोर से कराहने की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि विवेक ठंड से कांपते हुए सोफे पर सिकुड़कर पड़ा हुआ था। यह देख तारा घबराकर उठी और विवेक के पास जाकर उसे रजाई ओढ़ा दी। फिर उसे बिस्तर पर लाने लगी, लेकिन विवेक ने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तारा ने विवेक को मजबूरी में बिस्तर पर लिटा दिया और उसके पैरों की मालिश करने लगी। जब शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो तारा ने बिना सोचे समझे विवेक के सीने से लिपटकर उसे मजबूती से जकड़ लिया। नारी देह की गर्मी से विवेक की कंपन रुक गई। उसे आराम मिलते ही विवेक ने तारा से कहा, तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन तारा ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और बोली, बस विवेक, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान अब खत्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो बस। अब विवेक को आराम मिल चुका था।
वह भावुक होकर बोला, तारा, बचपन से मैं संकोची था, मुझे कभी लड़कियों से बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं यह समझ नहीं पाया। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से ज्यादा घुल मिल नहीं पाया। लेकिन जब तुमने मेरे परिवार को अपना बना लिया और मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखा, तो मुझे लगा कि अगर तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। मैंने सोचा मैं भी खुद में बदलाव लाऊं। विवेक की आवाज में पश्चाताप और दुख था, जिसे तारा ने महसूस किया। फिर उसने तारा की आंखों में झांकते हुए कहा, तारा, कम से कम अगले 6 महीने तक तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं है। तारा मुस्कुराते हुए विवेक के गालों को चूमते हुए बोली, तारा नहीं, चंदा। तभी तो तुम्हारी चंदा कह रही है कि तुमने अपना इम्तिहान समय से पहले ही डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है और अब इनाम के हकदार हो। फिर तारा थोड़ी संकोच करते हुए बोली, सच कहूँ विवेक, मुझे भी तुम्हारे शादी से पहले के इग्नोरेंस की तरह बाद में दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। एक ही सवाल ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा सवाल, चंदा? विवेक ने आश्चर्य और प्रश्न के भाव से पूछा। तारा ने कहा, यही कि जो अनोखी शर्त मैंने रखी थी वह सही है या गलत? यह कहकर तारा विवेक से लिपट गई। अब उनके जीवन में एक नई सुबह का आगमन हुआ था और उनकी अनोखी शर्त जीवन के आनंद में खो गई थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।